नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो में देखा वो ऋग्वैदिक काल देखा था और उसका एक जो हिस्सा है उत्तर वैदिक काल वो रह गया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है कल वाली वीडियो में मतलब यानी कि आज वाली वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल करा दूँगा। तो कल हमने ऋग्वैदिक काल से संबंधित उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास को देखा। आज जो है हम उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं और किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उनको समझेंगे और क्या महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। तो आइए जो हम लोग शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के विषय में हमने पढ़ा था कि इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच ठहरता है। अब इस समय क्या है कि वैदिक कालीन जो हमने जीवन देखा था वो बेहद ही सरल और समता पे आधारित था, लेकिन इस समय क्या होता है कि काफ़ी आपको परिवर्तन दिखेगा और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, उन सारी चीज़ों में जो है बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आइए जो हम लोग उन बदलावों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर राजनीतिक जीवन या राजनीतिक क्षेत्र की बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो हमने देखा था कि वैदिक काल में जो है जो राजा होता था वो जन की रक्षा के लिए होता था और वैदिक कालीन जो समाज था वो पशुपालक समाज था और वहाँ जो है एग्रीकल्चर था नहीं, यानी कृषि का कोई विकास नहीं था। तो इसके वजह से जो है उनकी कर प्रणाली बहुत सीमित थी और राजा का मुख्य काम जो होता था वो युद्ध में भाग लेना और अपने जन की रक्षा करना था, उनसे कर लेना था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ कृषि का महत्व बढ़ जाता है और जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है वो अब पशुपालक न होकर कृषक समाज रहता है। और जब कृषि की भूमिका बढ़ती है तो अब जो लड़ाइयाँ होती हैं वो जो है वो क्षेत्र के लिए होना शुरू हो जाती हैं। इसके पहले लड़ाइयाँ जो होती थी वो बेसिकली पशुओं के लिए हम देखते हैं, उसमें भी गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी और उससे संबंधित बहुत सारे शब्द रहे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब जो है क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई और हम देखते हैं कि एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण का, नहीं शतपथ ब्राह्मणी, ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ। हम जानते हैं कि ऋग्वेद का ये ब्राह्मण है। हम लोगों ने कल देखा था कि ऐतरेय और कौशिक ये किसके, ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मण थे। तो उन्हीं दोनों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में अब जो है राजा और राजपद से संबंधित शब्दों का हमें विकास दिखाई देता है। तो इस समय जो राजा होता है उसको अब क्षेत्र वाइज विभिन्न नामों से जाना जाता है और ये सीधे कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। जो उत्तर का शासक होता था उसको विराट की संज्ञा दी गई और जो दक्षिण का शासक था उसे भोज की संज्ञा दी जाती थी। पूरब के शासक को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम के शासक को स्वराट कहा जाता था। और जो चक्रवर्ती शासक होता था, मतलब जो हम कह सकते हैं पूरे जम्मू द्वीप का या चक्रवर्ती सम्राट होता था, उसे एकराट की उपाधि दी जाती थी। तो आप इन चारों को याद रखिए और एकराट को याद रखिए। और हमें ये देखना है कि हम सीधे पूछ सकता है कि जो राजत्व संबंधी अवधारणा है वो किस ग्रंथ से हमें मिलती है, तो हमें देखना होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में इसका विवरण हम देखते हैं। अब आइए इस समय के कुछ राज्यों को देख लेते हैं। हम जैसे देख रहे हैं कि इसके पहले जो थे वो राज्य नहीं थे, वो कबीलों के रूप में थे, लेकिन उन कबीलों में यूनिटी आना शुरू हो जाती है और कुछ कबीले मर्ज होकर बड़े क्षेत्र या बड़े जनपद के रूप में उभरना शुरू कर देते हैं। तो इस समय कौन कौन से क्षेत्र थे और इस समय इनकी प्रशासनिक संरचना के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। कल भी हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ा था, उसका जो है यहाँ पे आके विस्तार हो जाता है। जैसे क्षेत्र बड़ा होगा, प्रशासन बढ़ेगा, तो प्रशासनिक अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस आधार पर इनका विस्तार होता है। तो इनके कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम देख लेते हैं। तो पुरोहित को हमने ऋग्वैदिक काल में भी देखा था, इसकी भूमिका सेम वही रहती है। सेनानी की भी भूमिका सेम रहती है, ग्रामणी भी वैसे ही चला आ रहा है। अब इस काल में देखिए, मैंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है, तो एक पद बढ़ जाता है संग्रहिता, यानी कोषाध्यक्ष था ये। संग्रहिता जो था वो कोषाध्यक्ष। अब कोष में जो है कर की मात्रा बढ़ती है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए या कोष के मेंटेनेंस के लिए संग्रहिता की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए एक अगला प्रशासनिक अधिकारी है छत्ता। इसका अर्थ होता था द्वारपाल। प्रशासन बढ़ रहा है, राजा का दरबार बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, तो इस तरह के अधिकारियों की ज़रूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी। तो छत्ता जो था वो द्वारपाल था। फिर एक अगला जो प्रशासनिक अधिकारी है सूत, यह रथ सेना का प्रमुख होता था और यह कवि या चारण भी होता था। दोनों आपको याद रखने हैं कि रथ सेना का प्रमुख और कवि अथवा चारण सूत को कहते थे। फिर अगला जो प्रशासनिक अधिकारी है वो है भागदुग।
यह वित्त मंत्री होता था। इसके बाद जो है अगला अधिकारी अक्षवाप, यह आय व्यय की जानकारी रखता था राजा के लिए और उसकी गणना करता था। उसके बाद एक पद आता है वावाता। वावाता जो थी वो प्रिय रानी थी, जो राजा होता था उसकी प्रिय रानी को वावाता कहा जाता था। फिर एक पद है परिवृत्ति, यह पुत्रविहीन रानी होती थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इस रानी के साथ राजा जो है अपने धार्मिक कार्यों को संपादित करता था, इसलिए इसका भी महत्व था उस समय। फिर एक रानी थी महिषी, यह पटरानी यानी मुख्य रानी जो होती थी उसे महिषी कहा जाता था। उसके बाद एक प्रशासनिक पद है राजन्य, इसमें कई सारे लोग आते थे, जैसे हमने उस समय एक वैदिक काल में रत्निन देखा था, अब उसका नाम बदल के राजन्य हो गया। अब इसमें तछा यानी बढ़ई, रथकार, पालागल एक नया पद हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो पालागल जो था वो दूत या पालकी ढोने वाला जो व्यक्ति था उसे पालागल कहा जाता था। तो इन मतलब जो रत्निन था अब उसका पद बदल गया, राजन्य हो गया, और लगभग देख रहे हैं आप कुछ अधिकारियों की इसमें संख्या बढ़ गई और इनकी भूमिका भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बाद कुछ प्रसिद्ध राज्यों के देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस समय हम देखते हैं कि कुछ बड़े राज्य जो है अपर गंगा वैली में आना शुरू हो जाते हैं। हम जैसा जानते भी हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है, लेकिन एक शतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है विदेह माधव की, आप अगर उसको जानते हैं या फिर कहीं पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से जो है विस्तार जो हो रहा होता है, वैदिक आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूरब की तरफ जो होता है वो विदेह माधव की कथा से पता चलता है, और वो जो गंडक नदी तक आकर उनका विस्तार रुक जाता है। तो अब इस समय जो आर्यों का क्षेत्र था वो देखिए कि मतलब ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, ये ऐसे देखिए इधर से विस्तार यहाँ तक यानी अपर गंगा वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो अब जब इधर आते हैं तो कुछ नए राज्यों का उद्भव इधर आपको देखने को मिलेगा, और उन नए राज्यों का जो उद्भव देखने को मिलेगा वो छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं जनजातियाँ थीं या गढ़ संघ थे उनके मिलन से हो रहा है। तो इसमें एक प्रसिद्ध बड़ा राज्य जो आप देखेंगे वो भरत और पुरु कबीले को मिलाकर बनता है, याद रखिएगा, और उसका नाम रहता है कुरु। तो कुरु किन से मिल के बनते हैं ये भी पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिए कि कुरु राज्य जो है वो भरत और पुरु कबीले, पुरु और भरत के मिलन से बनता है कुरु। और एक बड़ा राज्य बनता है पांचाल, और ये किनके मिलने से बनता है, क्रीवी और तुर्वस, ये दो कबीले रहते हैं, इनके मिलने से बनता है पांचाल। और जो पांचाल राज्य रहता है इस समय उत्तर वैदिक काल में एक दार्शनिक राजा रहता है प्रवाहण जाबाली, इसको भी पूछा गया है, तो वो इसी पांचाल राज्य का शासक होता है प्रवाहण जाबाली। अब इसके बाद एक बड़ा राज्य इस समय हम देखते हैं काशी रहता है, काशी का भी एक दार्शनिक राजा रहता है अजातशत्रु, ये भी पूछा गया है क्योंकि कई बार मिलान में यही पूछ दिया जाता है, चार राज्यों को देके और 4 शासकों का मिलान करा दिया जाता है, या 4 दे के पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सही नहीं। तो काशी का जो शासक है वो अजातशत्रु, कैकेय का शासक जो है वो अश्वपति, और विदेह का शासक जनक। तो हम देख रहे हैं कि नहीं किस तरह से जो है राजा की भूमिका बदल रही है और राज्य बड़े निर्माण के रूप में आ रहे हैं। और ये सारे प्रभाव जो होते हैं आप देखेंगे कृषि में बदलाव जो आ रहे हैं उसके वजह से होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि इस समय जो है लोहा आ जाता है उत्तर वैदिक काल में, और लोहे की वजह से ये सारे चेंजेज हो रहे हैं। और लोहे की ज़्यादा भूमिका लेकिन कृषि में होनी चाहिए थे, लेकिन कृषि उपकरण इस टाइम में नहीं ज़्यादा दिखते हैं और युद्ध के उपकरण ज़्यादा दिखते हैं। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि राजनीतिक विकास जो है लोहे की वजह से ज़्यादा होता है, आर्थिक विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब आइए आर्थिक जीवन को देखते हैं। आर्थिक जीवन में देखिए कृषि का जब विकास होता है तो कुछ अनाज जो होते हैं उनका उत्पादन शुरू हो जाता है। तो उन अनाजों को क्या कहते थे उसे देख लेते हैं। तो चावल को जो है व्रीहि कहा जाता था, धान को जो है शाली कहा जाता था, गेहूं जो है आपका वो गोधुम कहलाता था। और एक उपनिषद है कठ उपनिषद, ये भी सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है टीचिंग वाले एग्जाम में कि किस उपनिषद से 24 बैलों द्वारा हल चलाने का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखिए कठ उपनिषद से इसका उल्लेख मिलता है। अब यानी हम देख रहे हैं कि कृषि की भूमिका, जैसे ऋग्वैदिक काल में पशुपालन महत्वपूर्ण था अर्थव्यवस्था में, अब यहाँ आके कृषि की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बढ़ जाती है। तो इससे जो है ये नए नए शब्द आपको देखने को मिलते हैं और नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इस समय जो एक पॉटरी आती है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो है एक पॉटरी है। और आप याद रखिए बस कि इसको भी सीधे सीधे पूछा गया है
कि PGW पॉटरी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, आप याद रखिए वो है आपका उत्तर वैदिक काल से। एक फैक्ट है, बस इसको याद रखना है आपको। फिर अब उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखते हैं, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है हम देखते हैं सामाजिक जीवन की भूमिका में भी जटिलता बढ़ती जाती है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जब संपत्ति आएगी तो फिर थोड़ा विवाद और ऊंच नीच का भेदभाव भी बढ़ेगा। तो इस समय जो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका रहता है और 4 आश्रमों का विधान जो होता है वो इसी समय शुरू होता है। चारों आश्रम का जो सबसे पहले उल्लेख होता है वो हमें मिलता है किसमें, जाबालोपनिषद में। हमें ये भी याद रखना है, ये भी एक सीधा फैक्ट है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख जो है वो किस उपनिषद से मिलता है, तो जाबालोपनिषद से मिलता है। और 3 का अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आपके 4 आश्रम रहते हैं और सबका 25-25 साल का डिवीजन रहता है। मानव जीवन को जो है 100 साल का मान के इन लोगों ने 4 आश्रम निर्धारित किए थे। तो 3 आश्रम को अगर पूछा जाए तो आप छांदोग्य याद रखिए, और 4 आश्रमों को अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है। और इस समय हम देखते हैं कि जो स्त्री की स्थिति या महिलाओं की स्थिति रहती है समाज में, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। जो ऋग्वैदिक कालीन समाज रहता है उसमें महिलाओं की जो स्थिति रहती है वो अच्छी रहती है, उनको शिक्षा का, उपनयन का बहुत सारा अधिकार मिला होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं कि संपत्ति का विकास होता है तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी जाती है और महिलाओं को घरों से बांध दिया जाता है। और इस समय देखिए एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण कहा गया, और ये सीधे प्रश्न पूछा भी गया है कि किस ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण या महिलाओं को दुखों का कारण माना जाता है, तो वो ब्राह्मण आप याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में ये उल्लेख मिलता है। और इस समय जो है आप देखेंगे कि सामाजिक जटिलता बढ़ जाती है ना, तो समाज जो है काफ़ी जटिल हो जाता है उत्तर वैदिक काल का। अब इसके बाद इस उत्तर वैदिक काल का जो धर्म है उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं। जो अर्थव्यवस्था चेंज हो रही होती है उसके वजह से जो होता है कि धन का संचय ज़्यादा होता है, तो पुरोहित वर्ग जो रहता है वो अपनी तरफ धन को खींचना चालू कर देता है। तो पुरोहित वर्ग धन को किस आधार पर खींचेगा, तो पुरोहित वर्ग जो है वो यज्ञ की प्रधानता या यज्ञ की महत्ता को बढ़ा देता है। और इस काल में हम आके देखेंगे कि बहुत सारे जो है वो महंगे यज्ञ शुरू हो जाते हैं। ब्राह्मण अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए यज्ञों की भूमिका को बढ़ा देते हैं और बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते हैं। अब यज्ञ बड़े आयोजित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि इस समय जो है राजनीतिक जीवन में क्या चेंज आ रहा है कि बड़े राजा स्थापित हो रहे हैं। तो बड़े राजा अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किससे करवाएंगे, ब्राह्मणों से करवाएंगे। तो ब्राह्मण जो है बड़े राजाओं को मान्यता देने के लिए उनसे बड़े यज्ञों का संपादन करवाते हैं और उसके एवज में वो धन पाते हैं ब्राह्मण। और इसी समय जो हम देखते हैं कि इन यज्ञों में पंचयज्ञ और 3 ऋणों का विकास देखते हैं। तो आप बस इतना जान लीजिए 5 यज्ञों के बारे में और 3 ऋणों के बारे में, उसमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको याद रख लीजिए कि कौन कौन से पंचयज्ञ रहते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, ये 5 तरह के यज्ञ हैं। ये जो है कोई भी मानव अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 5 यज्ञों को संपादित करता था और 3 तरह के ऋण माने जाते थे। तो उन ऋणों से ही भी मुक्त होना होता था मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो वो 3 ऋण कौन से थे उसको भी देख लीजिए। पहला था देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से जो मुक्त होता था उसको माना जाता था कि मोक्ष मिल जाए। अब हम देखते हैं कि धर्म के जो प्रभाव होते हैं, जब ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है तो एक वर्ग जो क्षत्रियों का वर्ग होता है उसमें थोड़ी सी प्रतिक्रिया होती है और उन लोगों ने उपनिषदीय चिंतन का विकास किया। वो जो है यज्ञ को जो है नकारते हैं और यज्ञ को नकार के जो चिंतन वाला पक्ष होता है उसको उभारते हैं। तो इसी समय हम देखते हैं षड दर्शन का भी विकास होता है। उपनिषदों के प्रभाव में षड दर्शन का विकास होता है। तो हम इस समय के कुछ प्रमुख दर्शन और उनके जो ऋषि या रचयिता होते हैं उनके बारे में भी जान लें। और ये तो आप मान के चलिए कि वनडे के ज़्यादातर एग्जामों में मैंने देखा है कि यहाँ से सीधे प्रश्न खूब बनते हैं, इसलिए आप इसको एकदम याद कर जाइए कि कौन किस दर्शन का प्रतिपादक रहा है और दर्शन क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये 6 दर्शन हैं। षड दर्शन, चारवाक आप निकाल दीजिए।
ये षड दर्शन है। षड दर्शन में सबसे पहला दर्शन जो है हमारा वो है सांख्य, और सांख्य के रचयिता हैं कपिल या प्रतिपादक कपिल। दूसरा दर्शन है न्याय, न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं गौतम। तीसरा है योग, योग के प्रतिपादक हैं पतंजलि। चौथा है वैशेषिक, इसके प्रतिपादक कणाद या उलूक माने जाते हैं। पांचवा है उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक जैमिनी। और पांचवा है पूर्व मीमांसा, इसके प्रतिपादक जैमिनी। छठा है उत्तर मीमांसा और इसके प्रतिपादक बादरायण माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज जो है आपका उत्तर वैदिक का लगभग पूरा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितना मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है ये कवर हो गया है। अब जो है आगे हम लोग नेक्स्ट अध्याय में कल से बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो जो रह गया था, देखिए इतना हिस्सा बच गया था तो मुझे लगा अलग से करा दें, वीडियो बहुत लंबा ना हो। मेरा पूरा ध्यान ये रहता है कि आप वीडियो से बोर ना हो, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और काम की चीज़ें आपको मिल जाए। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।